हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कोरोना के सबसे अपडेट आंकड़े। देश में पिछले 24 घंटे में 91,096 नए केस सामने आए हैं। 90,000 से ज्यादा मामले एक साथ। कुल मरीजों की संख्या 50,18,034। अब तक 82,091 मरीजों की मौत देश में हो चुकी है। आंकड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देश में 39,39,111 मरीज रिकवर भी हुए हैं। अभी भी 9,96,122 केस एक्टिव हैं, लेकिन 50 लाख को पार करती हुई देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेज गति से इस वक्त आगे बढ़ रही है। 50 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अभी 9,96,000 एक्टिव केस हैं। इससे ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा यानी कि 91,096 मामले नए आए हैं और ये तादाद अब लगातार बढ़ती हुई। कोरोना मीटर अगर आप देखेंगे, कोरोना की रफ्तार आप देखेंगे तो बहुत तेज गति से मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता का कारण है। एक तरफ सब कुछ खुल चुका है, दूसरी तरफ संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। और देश के साथ साथ अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। दरअसल हरियाणा में पिछले एक दिन की अगर हम बात करें तो 2,493 मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हुई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 98,622 तक है। वहीं अब तक 77,166 मरीज रिकवर भी हुए हैं, यानी कि ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब 20,430 अभी भी एक्टिव केस हैं। यह आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। तो देश में जहां 50 लाख से ज्यादा मामले हो गए हैं, वहीं हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में एक दिन में 24 घंटे में 26 लोगों की मौत का आंकड़ा है और कुल मरीजों का आंकड़ा 98,622 हो गया है। 77,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद 20,000 से ज्यादा यानी कि 20,430 अभी भी एक्टिव केस हैं। हरियाणा में एक दिन की मरीजों की हम बात करें 2,493, 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हुई है। और इसी बीच कोरोना से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल फिर से शुरू होगा और सीरम इंस्टीट्यूट फिर ट्रायल शुरू करेगा। DCGI ने ट्रायल के लिए अब मंजूरी दे दी है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट की ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी। एक बार फिर से ट्रायल शुरू होगी। उम्मीद इसी बात को लेकर के है कि भारत भी जल्द ही आने वाले दिनों में कोरोना की वैक्सीन बना लेगा। काम लगातार चल रहा है। इससे पहले रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाई, चीन ने भी वैक्सीन का दावा किया, लेकिन भारत की ओर से अभी काम लगातार जारी है। सीरम इंस्टीट्यूट फिर से अपना ट्रायल शुरू करेगा। DCGI ने इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द वैक्सीन कोरोना की हम बना पाएंगे, जिससे कि इन बढ़ते हुए आंकड़ों पर लगाम लग पाएगी। तो सीरम इंस्टीट्यूट एक बार फिर से अपना ट्रायल शुरू करेगा। इसे लेकर के DCGI ने इसे मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री JP दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और JP दलाल ने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल किसानों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। कृषि से जुड़े 3 अध्यादेश को लेकर किसानों की गलतफहमी को दूर कर दिया गया है, ऐसा कहना है कृषि मंत्री JP दलाल का। दिल्ली में कुछ किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से 3 अध्यादेश को लेकर मुलाकात की। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने किसानों से सुझाव लेने के लिए 3 सांसदों की कमेटी बनाई थी, जिसने किसानों के साथ मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और तीनों अध्यादेशों पर सुझाव भी लिए। OP धनखड़ और तीनों सांसदों ने किसानों के सुझावों पर मंथन किया। साथ ही किसानों के संगठनों को केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलवाया, ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत न हो।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि किसानों की फसल का सीधा भुगतान हो और ऐसी 8 मांगी थी जिसको केंद्रीय कृषि मंत्री ने ध्यान से सुना और अपने सुझाव दिए हैं। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल किसानों को लेकर सियासत कर रहे हैं। किसानों को उसकी फसल का सीधा भुगतान हो, और ये बहुत मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हिम्मत दिखाई है कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि उत्पादन करता है किसान, खरीदती है सरकार, पैसा जाता है तीसरे आदमी को, आड़ती अपने आड़त ले, किसान अपनी उपज का मूल्य ले। और दूसरा ये है, कुछ हमारे आड़ती भाइयों को भी ये चिंता थी कि हमारे पास कुछ आड़तियों के भी नुमाइंदे थे कि भाई मंडियां नहीं रहेंगी, बाहर टैक्स कम होगा तो मंडी की व्यवस्था कमज़ोर पड़ जाएगी। हरियाणा सरकार ऐसी कोई चीज़ नहीं होने देगी। बाहर की चीज़ तो खरीद फरोख्त चलेगी, लेकिन मंडियों का व्यापार को भी कम नहीं होने देंगे। हमारा इस तरफ भी ध्यान है, क्योंकि हरियाणा की मंडी विश्व स्तरीय है, देश में सबसे अच्छी मंडी है। तो उस कारोबार मंडियों की तरफ भी हम विशेष ध्यान देकर ऐसा व्यवस्था खड़ी करेंगे कि मंडियों के अंदर कारोबार कम ना हो किसी भी रूप पे। जेपी दलाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को आश्वस्त किया है कि एमएसपी और मंडियां चलती रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को तीनों अध्यादेशों को समझने में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि इसको लेकर प्रचार प्रसार कम हुआ। 25 तारीख से हम धान की परचेज करेंगे, बाजरा की परचेज करेंगे, मूंग की परचेज करेंगे। तो वो इस किसान आंदोलन के नाम से मंडियां बंद कराना चाहते हैं। कोई किसान नहीं चाहता कि मंडी बंद हो, चाह ही नहीं सकता किसान। लेकिन किसान हितैषी होने का, जिन्होंने किसान की गर्दन को दबोच रखा है, वो किसान को आगे करके कहते हैं कि इस आंदोलन की वजह से हम मंडियों में हड़ताल करेंगे। मंडियों में अगर हड़ताल होती है तो नुकसान किसका है? सीधा सीधा किसान का नुकसान है। तो मेरी सब किसान भाइयों से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि अपने भले बुरे को पहचानो। हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी किसान हितैषी फैसला लेने से पीछे नहीं हटते। विपक्ष पर भी जेपी दलाल हमलावर नजर आए। कहा कि विपक्ष ने किसानों के बीच में अध्यादेश को लेकर भ्रम फैलाया है। जेपी दलाल ने भी कहा कि जनता से रिजेक्ट हुई विपक्षी पार्टी सड़क पर उतरना चाहती है। किसान को सड़क पे उतरने से हम समझाएंगे। कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां किसान का बेस करके अगर सड़क पे उतरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसान के खिलाफ हम कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं है। दरअसल तीनों अध्यादेशों को लेकर किसान लगातार सड़कों पर उतरकर अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इसे सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर बीजेपी ने किसानों और केंद्रीय कृषि मंत्री के बीच सीधा संवाद करा दिया ताकि किसानों को कोई भी दिक्कत न हो। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए दिल्ली से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। वहीं इन अध्यादेशों को लेकर दिल्ली के हरियाणा भवन में किसान नेता आपस में भिड़ गए। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के बाद किसान नेताओं के बीच में कहासुनी हुई। रिपोर्ट देखिए। अध्यादेशों को लेकर दो फाड़ हुए किसान नेता। दिल्ली के हरियाणा भवन में भिड़े किसान नेता। किसान नेताओं के बीच आपसी कहासुनी। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के बाद आपस में भिड़े किसान। चंदूड़ी गुट ने नहीं की थी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात। लॉकडाउन में किसान के संकट को देखते हुए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए मोदी सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई। एक तरफ किसानों के कुछ संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात कर अपने सुझाव रखे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन हरियाणा ने कहा कि जब तक 3 अध्यादेश वापस नहीं होते तब तक बात करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। मतलब साफ है कि अध्यादेशों को लेकर किसानों में दो फाड़ नजर आ रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें कह रही हैं। हरियाणा भवन में किसान नेता आपस में ही भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर कहासुनी हुई।
पहले तो गुरनाम सिंह चंडूनी बातचीत के लिए दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने हरियाणा भवन में बीजेपी सांसदों के डेलीगेशन और कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ बैठक भी की, लेकिन जब केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने की बारी आई तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। चंडूनी का कहना है कि जब तक अध्यादेश वापस नहीं होते तब तक बातचीत नहीं करेंगे। इसको लेकर किसान नेताओं में खींचतान दिखी है। दूसरे किसान संगठनों ने गुरनाम सिंह चंडूनी पर आरोप लगाया, कहा कि गुरनाम सिंह चंडूनी कांग्रेस के साथ मिलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जाहिर है कोई हल्का फुल्का मसला नहीं है और अब देखना भी होगा कि किसानों का भला करने में सरकार कितनी सफल है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए दिल्ली से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। उधर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुन चुनकर चीन की करतूत देश को बताई। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे जवानों का हौसला बुलंद है और सीमा पर करारा जवाब दिया गया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का इतिहास वैसे तो दशकों पुराना है। चीन की सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देशों से सीमा विवादों को तूल देकर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाना किसी को भी आश्चर्य में नहीं डालता है। लेकिन इस बार भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करके चीन ने जबरदस्ती विवाद मोल लिया है। भारत ने चीन को दिखा दिया है कि अब भारत कमजोर नहीं है और आंखों में आंखें डालकर बात करता है। संसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। एलएसी के हालात के बारे में बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद को इकट्ठा किया है। हालांकि भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म फोर्सेज इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय। राजनाथ सिंह ने कहा कि सदर जवानों का जोश और हौसला बुलंद है। मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है। दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सदन की एक गौरवशाली परंपरा रही है कि जब भी देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती आई है तो इस सदन ने भारतीय सेनाओं की दृढ़ता और संकल्प के प्रति पूरी अपनी एकता और भरोसा दिखाया। साथ ही सीमा क्षेत्र में तैनात अपने बहादुर सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और सीमा की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर पूरा इस सदन ने विश्वास व्यक्त किया है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।
ये तो साफ है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद से चीन को इशारों ही इशारों में समझा दिया है कि इस बार दुस्साहस की भारी कीमत चीन को चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि भारत में चीन से आयातित उत्पादों के बहिष्कार की हवा पहले ही चल चुकी है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन के लिए आर्थिक बहिष्कार एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि निर्यात कम होने से उसका औद्योगिक उत्पादन कम होगा, जिससे न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था को घाटा होगा बल्कि सामाजिक संतुलन भी बिगड़ेगा। न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में 24 घंटे में सामने आए 91,096 नए केस, 1,283 की मौत। कुल मरीजों की संख्या 50,18,000 के पार। एक्टिव केस 9,96,000 से ज्यादा। हरियाणा में 98,500 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में करीब 2,500 केस, 26 मरीजों ने तोड़ा दम। 2400 से ज्यादा मरीज रिकवर। आज सदन में पेश हो सकते हैं कृषि अध्यादेश। हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान कर रहे अध्यादेशों का विरोध। सदन में विपक्ष भी रहेगा हमलावर। कोरोना काल में माननीयों की सैलरी पर कैंची। सांसदों की सैलरी में होगी 30% की कटौती। लोकसभा में पास हुआ बिल। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मोदी सरकार की हरी झंडी। पलवल से सोनीपत के बीच दौड़ेगी ट्रेन। 5,600 करोड़ की आएगी लागत। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी खुशखबरी। चलिए खबरों पर वापस लौटते हैं। चंडीगढ़ पहुंचते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना कामकाज संभाला। वहीं सीएम ने कई विभागों के एसीएस से मीटिंग ली। पीपीपी को लेकर के एचआरएमएस के साथ जोड़ने पर भी बात हुई है। कृषि विभाग के बंद एग्रो मॉल शुरू हों, इस पर भी चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि किसानों को परेशानी ना हो, बेहतर खरीद करें। सभी यूएलबी में प्रॉपर्टी की आईडी बनाने का काम तेज हो, लोगों को प्रॉपर्टी संबंधित काम में आसानी हो। HSIIDC और HSVP की रिसीट को बढ़ाया जाए। फिल्म सिटी विकसित करने का प्लान बने। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से बैठक के बाद शाम को विधायकों के साथ भी मुलाकात की। सीएम ने इस दौरान प्रदेश के विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर विधायकों से बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ पहुंचते ही उन्होंने अपना कामकाज संभाल लिया। बैठकों में बिजी रहे और पहले जहां एसीएस और सीएस के साथ बैठक की, उसके बाद विधायकों के साथ भी चर्चा की है। वहीं केंद्र सरकार ने हरियाणा में नई रेल लाइन को मंजूर कर दिया है। केएमपी के साथ साथ नया ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। दुष्यंत चौटाला ने लिखा कि 5,617 करोड़ की लागत से 121 किलोमीटर रेल लाइन बनेगी। पलवल सोहना रूट होगा। ये रेल लाइन एनसीआर में नए औद्योगिक युग का आगाज करेगी। हर रोज 20,000 लोग सफर कर पाएंगे। तो पलवल सोहना मानेसर होते हुए नई रेल लाइन बिछाने को मंजूरी दी गई है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा। 5,617 करोड़ की लागत से 121 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे काफ़ी लोगों को फायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि निकट भविष्य में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के नोडल अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज के निदेशकों, सभी जिला सिविल सर्जनों और प्रधान मेडिकल अधिकारियों के साथ कोविड-19 के प्रबंधन पर समीक्षा बैठक की है।
तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।